और मुबारक हो। क्यों? क्योंकि पहला पार्ट देखने के बाद दूसरा पार्ट देखने आप आए हैं। क्योंकि देखिए, सिस्टमिक अप्रोच फॉलो करना बहुत जरूरी चीज होती है। इससे क्या होता है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड दिमाग में मतलब प्रोसेस करता है। सही है भैया जी, प्रणाम। द सिम्टम स्टोरी के दूसरे एपिसोड के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। और पहले पार्ट में आपने देखा डायरिया क्या है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी यानी कि डायरिया में क्या होता है और डायरिया के टाइप्स क्या हैं। अब इस वीडियो में आप जानेंगे कि डायरिया होने के कारण क्या क्या हैं और दूसरा कि एसोसिएटेड सिम्टम्स यानी कि डायरिया के साथ दिखने वाले और लक्षण क्या हैं। डिस्क्लेमर के तौर पर बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं, हम आपसे शेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको कोई भी दवा बंद या शुरू नहीं करनी है। ये कोई पर्सनल मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये तो सिर्फ ज्ञान है जो हम सभी को ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं डायरिया होने के कारण की। लेकिन उससे पहले नाम तो बता दूं, मैं हूं नजमुद्दीन नजमी, अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। तो डायरिया होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले इन्फेक्शियस कॉजेस, इन्फेक्शन यानी जो कि संक्रमण की वजह से होता है, यानी पीछे कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। सबसे पहला है वायरल। तो वायरस में कौन कौन से हैं? 3 कॉमन है, रोटा वायरस, एडिनो वायरस, नोरो वायरस। एडिनो वायरस बच्चों में कॉमनली होता है। दूसरा है नोरो वायरस। तो नोरो वायरस बहुत ही कंटेजियस होता है, यानी कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह में आउटब्रेक्स होते हैं, मतलब बहुत तेजी से फैलता है और वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बहुत ही कॉमन कॉज है। तीसरा है रोटा वायरस। WHO के डेटा के अनुसार वैक्सीन आने से पहले हर साल कम से कम 4 से 5 लाख बच्चों की मौत होती थी इस वायरस के कारण। और एक इंपॉर्टेंट बात, बच्चों में डायरिया का एक मोस्ट कॉमन कारण रोटा वायरस है। वायरल डायरिया की कुछ विशेषताएं, जैसे सबसे पहला उल्टी और बुखार आ सकता है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है। तीसरा, ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी कि अपने आप कुछ दिन में सही हो जाते हैं। वायरल के बाद आता है बैक्टीरियल। अब बैक्टीरियल में सबसे पहला है इकोलाई। इकोलाई के कुछ टाइप्स हैं, उनमें से एक है एंट्रोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। अब ये ट्रैवलर्स डायरिया का सबसे कॉमन कारण भी है। मतलब कि आप जैसे कहीं बाहर जाते हैं और वहां का आप खाना या पानी पीते हैं जिसमें इकोलाई हो, उसके कारण आपको डायरिया हो सकता है। दूसरा एग्जांपल है साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफाइड भी कॉज करता है और ये इन्फेक्टेड अंडे, चिकन और दूध खाने या पीने से फैलता है। तीसरा है शिगेला। शिगेला कॉज करता है शिजेलरी डिसेंट्री, जिसे हम पेचिश भी कहते हैं। इसमें स्टूल में ब्लड और म्यूकस देखने को मिल सकता है और पेट दर्द जबरदस्त होता है। चौथा है कैंपाइलोबैक्टर। कैंपाइलोबैक्टर दुनिया भर में डायरिया कॉज करने वाले एजेंट्स में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एजेंट है और ये अनकुक चिकन यानी अधपका खाने की वजह से होता है। पांचवा है कॉलेरा यानी कि हैजा। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है और कुछ ही समय में 10 से 20 लीटर तक पानी स्टूल के थ्रू निकल सकता है और अगर सही टाइम पर जल्दी ट्रीटमेंट ना दिया गया तो मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा है। छठा है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अब इसमें ये फूड पॉइजनिंग का सबसे कॉमन कारण है, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि सिम्टम्स बहुत जल्दी आते हैं, यानी कि 1 से 6 घंटे के अंदर अंदर सिम्टम्स आते हैं। पर इसमें जो सिम्टम्स हैं यानी जो लक्षण हैं वो बैक्टीरिया के बॉडी में जाके टॉक्सिन बनाने की वजह से नहीं होते, बल्कि बैक्टीरिया खाने में पहले से ही टॉक्सिन बना देता है, जिसको ग्रहण करने के कारण हमें वो लक्षण दिखाई देने को मिलता है। अब तीसरे टाइप के इन्फेक्शियस एजेंट की बात करते हैं, जो कि है पैरासिटिक। सबसे पहला है जियार्डिया लंबलिया। तो ये कॉज करता है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस गंदा पानी पीने के कारण होता है और इसमें जो स्टूल होता है वो बहुत ही बदबूदार होता है। इस बीमारी में पेट फूलना, गैस होना और बदबूदार स्टूल का होना यानी बदबूदार दस्त का होना बहुत ही कॉमन है। दूसरा है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस कॉज करता है। तीसरा है क्रिप्टोस्पोरिडियम। ये पानी से फैलता है, एड्स वाले पेशेंट में बहुत सीवियर होता है और आम लोगों में सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि अपने आप ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉज के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है शब्बीर अहमद, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट, जीएमएस मेडिकल कॉलेज गोदरी। सबसे पहला फूड इंटॉलरेंस यानी खाना पचाने में दिक्कत आना। इसमें है फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, यानी कि फल फ्रूट में जो शुगर होती है फ्रक्टोज, उसको पचाने में दिक्कत आती है। दूसरा है लैक्टोज इंटॉलरेंस, जैसे कि दूध या डेयरी के प्रोडक्ट को पचाने में दिक्कत आती है। तीसरा है ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी, यानी कि गेहूं, ज्वार अति आदि में पचाने में दिक्कत। सेकंड, फूड एलर्जी, यानी अंडा, दूध, नट्स या सोए अति आदि प्रोडक्ट से आपको पेट में एलर्जी होना। इसमें आपको स्किन रैश भी हो सकता है और सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। थर्ड, मेडिकेशन, यानी बहुत सारी दवाइयों से भी आपको डायरिया हो सकता है। सबसे पहला आता है एंटीबायोटिक, जो कि मोस्ट कॉमन है, उसमें भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली एंटा एसिड जिसमें मैग्नीशियम हो,
पेन किलर जैसे आइब्रोप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, मेटफॉर्मिन। फोर्थ, आईबीडी यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इसमें बेसिकली दो प्रकार की डिजीज होती है। सबसे पहली होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी आंत का, कोलन का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। दूसरी है क्रोन्स डिजीज। इसमें मुंह से लेके मल द्वार तक कहीं भी इन्फ्लामेशन हो सकती है। इसमें पेट दर्द, वजन घटना और डायरिया ये सब भी हमको देखने को मिलता है। सिक्स्थ है मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। इसमें दो चीजें आती हैं, सीलिएक डिसीज और ट्रॉपिकल स्प्रू। तो सबसे पहले देखते हैं सीलिएक डिसीज। सीलिएक डिसीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को ग्लूटेन से एलर्जी होती है। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो व्हीट यानी गेहूं, बार्ले यानी जौ और राई में मिलता है। जब सीलिएक डिसीज का पेशेंट ग्लूटेन खाता है तो इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है। डैमेज की वजह से अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है जैसे वजन कम होना, एनीमिया होना, क्रॉनिक डायरिया होना और बच्चों में ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, कमजोरी होना। अगला है ट्रॉपिकल स्प्रू। इसमें छोटी आंत प्रॉपर्ली काम नहीं करती जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट और खाना सही से अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। इसमें क्रॉनिक डायरिया के साथ साथ विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से वीकनेस, वेट लॉस और कभी कभी एनीमिया भी हो सकता है। सिंपल शब्दों में कहें तो पेट खाना ले रहा है लेकिन हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर। सेवेंथ है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें थायराइड ग्लैंड एक्टिवली काम करने लगती है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है तो इंटेस्टाइन भी फास्ट काम करने लगती है जिसकी वजह से फ्रिक्वेंट और लूज स्टूल्स होते हैं। अगला है डायबिटीज मेलाइटिस। पुरानी या लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में धीरे धीरे नर्व्स डैमेज आती है। तो जब पेट और इंटेस्टाइन की नर्व्स अफेक्ट होती हैं तो उसे कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी जिसकी वजह से डायबिटिक डायरिया होता है जो रात में होता है, ज्यादातर अचानक एक्सप्लोसिव टाइप का होता है। आठवां कारण है सर्जिकल कॉजेज। इसमें सबसे पहले आता है पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी यानी कि जो हमारा स्टमक है यानी पेट, उसका काम क्या होता है, हमने जो खाना खाया वो कुछ देर तक उसमें स्टोर करता है, वहां पे एसिड होता है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, उसकी बात नहीं करेंगे। अभी सोचिए कि अगर स्टमक का कुछ पार्ट निकाल दिया जाए या पूरा निकाल दिया जाए तो क्या होगा कि खाना इंटेस्टाइन में बहुत तेजी से जाएगा, तो यानी कि उसको प्रॉपरली डाइजेशन वगैरह का मतलब उसको टाइम नहीं मिल पाएगा जिसके कारण डायरिया होगा। दूसरा है शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। अब सोचिए कि जब स्टमक से खाना इंटेस्टाइन में जाता है, अब अगर इंटेस्टाइन का थोड़ा पार्ट रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा कि खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो भी सारा न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एरिया और स्पेस कम हो गई, टाइम कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, खाना प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से डायरिया होगा। तीसरा है कोलसिस्टेक्टमी यानी गॉल ब्लैडर का रिमूवल। अब इसमें सोचिए कि अक्सर क्या होता है कि लिवर हमारे बाइल को सिक्रीट करता है, फिर वो गॉल ब्लैडर में जाता है, वहां पे कॉन्सेंट्रेट होता है, थोड़ा टाइम रहता है और धीरे धीरे इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, फिर वहां पे वो फूड, फैटी फूड का डाइजेशन होता है। अब सोचिए कि गॉल ब्लैडर निकाल दे तो क्या होगा, जो हमारा बाइल है वो लिवर से सीधा इंटेस्टाइन में जाता रहेगा, तो कई लोगों में वो बाइल वहां पर पेशेंट को इरिटेट करता है इंटेस्टाइन में जाके, जिसकी वजह से बाइल एसिड डायरिया हो सकता है। नौवां कारण है कैंसर्स, तो जैसे कि कॉलन कैंसर और पेनक्रियाटिक कैंसर। अब इसमें वेट लॉस मतलब डायरिया, ऑब्वियसली डायरिया तो प्राइम है, उसके अलावा वेट लॉस और वीकनेस देखने को मिल सकती है। पेनक्रियाटिक कैंसर में क्या होगा कि वो जो एंजाइम्स हैं जो कि फैट वगैरह को जो डाइजेस्ट करते हैं, वो एंजाइम्स प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होंगे जिसकी वजह से डाइजेशन नहीं होगा और डायरिया हो जाएगा। और फाइनली आखिरी है इस्चेमिक कोलाइटिस। अब इसमें होता ही है कि जो हमारी बड़ी आंत है यानी कि कॉलन, उसको प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई मिल नहीं पाती है, जिसके कारण उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उपयुक्त मात्रा में मिल नहीं पाएंगे, जिसके कारण जो उसकी लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है। ये अक्सर ओल्ड एज में देखने को मिलता है और कभी भी ऐसे एकदम ब्लडी डायरिया जैसा हो सकता है, पेट दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं हम डायरिया के साथ होने वाले कुछ और लक्षण के बारे में, यानी एसोसिएटेड सिम्टम्स। फर्स्ट, एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द। ये यूजुअली लोअर एब्डोमेन में होता है, ये कोलिकी टाइप का होता है यानी आता जाता रहता है। ये यूजुअली लोअर एब्डोमेन में ज्यादा होता है और यूजुअली पेशेंट को स्टूल पास करने के बाद रिलीफ मिलती है। सेकेंड है अर्जेंसी। इसमें हमको वॉशरूम जाने की बहुत ही स्ट्रांग अर्ज होती है और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है और पैंट में ही पॉटी आ जाती है। ये सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा शर्मनाक हो सकता है और ये हमारी लाइफ को डिस्टर्ब भी कर सकता है। थर्ड, ब्लोटिंग या फिर गैस का बनना। इसमें पेशेंट को अपना पेट फूला हुआ लगता है और इसमें गैस बनती और निकलती रहती है। पेट से गुड़गुड़ जैसी आवाजें आती है। ये यूजुअली माल एब्जॉर्प्शन और फर्मेंटेशन वाले डायरिया में देखने को मिलता है। फोर्थ, नोजिया एंड वॉमिटिंग, उबके आना और उल्टी होना। ये यूजुअली वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस में देखने को मिलता है। इसमें पेशेंट को भूख कम लगती है और कमजोरी भी महसूस होती है।
नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति नागर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। 5वां है स्टूल में खून आना। अगर स्टूल में खून दिखे तो इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। फ्रेश रेड ब्लड दिखे तो इसका मतलब होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम की कोई पैथोलॉजी है, जैसे कि हेमरॉइड्स जिसे बवासीर कहते हैं, फिशर्स या इन्फ्लेमेटरी डायरिया। ब्लैक स्टूल जिसे मिलेना कहते हैं, इसका मतलब होता है कि स्टमक या अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो रही। ब्लड मिक्स्ड विद स्टूल IBD या डिसेंट्री जैसे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में दिखता है। 6th है स्टूल में म्यूकस का आना। नॉर्मली स्टूल में थोड़ा सा म्यूकस होता है, पर ज्यादा म्यूकस होना एबनॉर्मल है। इसके कारण हो सकते हैं IBD, IBS और इन्फेक्शन जैसे शिगेला। 7th है बुखार। डायरिया में बुखार आना काफी कॉमन है। वायरल इन्फेक्शंस में माइल्ड फीवर होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में फीवर काफी हाई होता है। 8th है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इसके साइन पहचानना लाइफ सेविंग हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको कॉजेज ऑफ डायरिया और उसके साथ होने वाले एसोसिएटेड लक्षण वो आपको समझ आए होंगे। और अभी डायरिया खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो चलिए जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।